हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के भाग 4 को पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों VVI MCQs को हिंदी मीडियम में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो के अधिकांश MCQs बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभिन्न राज्यों की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों में से ही हैं अधिकांश प्रश्न। इनमें से कुछ वस्तुनिष्ठ आंकिक प्रश्न भी हैं, जिन्हें 12वीं बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में या कुछ प्रॉब्लम्स को मेडिकल तथा इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में भी पूछा जा चुका है। वैसे प्रश्न शामिल हैं, तो सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस वीडियो के बाहर से इस चैप्टर के किसी भी स्टेट बोर्ड 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस वीडियो के बाहर से प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैंने यह प्रयास किया है कि इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विभिन्न 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के उन्हें शामिल किया जाए। और इस वीडियो में मुख्य रूप से बिहार 12वीं बोर्ड, उत्तर प्रदेश 12वीं बोर्ड, झारखंड 12वीं बोर्ड, मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड, राजस्थान 12वीं बोर्ड इत्यादि के प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस के प्रश्नों को मुख्यतः शामिल किया गया है, जो कि अन्य 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर सहित सटीक व्याख्या के साथ डिस्कस किया जाए, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश की अनुपस्थित प्रकृति पुष्टि करता है। विकल्प ए व्यतिकरण इंटरफेरेंस, विकल्प बी परावर्तन, विकल्प सी ध्रुवण पोलराइजेशन एंड डी वर्ण विक्षेपण, जिसे अंग्रेजी में डिस्पर्सन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यह है, पहला प्रश्न ही, कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किस घटना की पुष्टि करता है इन चारों में से, विकल्पों में से। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, घटना की पुष्टि करता है। विकल्प सी सही है। OMR सीट में परीक्षा में विकल्प सी के वृत्त को ब्लैक पेन या ब्लू पेन से पूर्णतः रंगना होगा, कोई भाग उस वृत्त का खाली न रह जाए। तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। सही उत्तर है ध्रुवण। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, ट्रांसवर्स नेचर, प्रकाश का ध्रुवण की घटना की पुष्टि करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 MCQ बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत, पॉइंट लाइट सोर्स से उत्पन्न तरंगाग्र होता है। वेवफ्रंट कैसा बनता है, कैसा उत्पन्न होता है। ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी समतल, डी वृत्ताकार। सही उत्तर होगा किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र गोलाकार होता है। विकल्प ए सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण, यह क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यह भी एक इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से उत्पन्न तरंगाग्र है। विकल्प ए बेलनाकार, विकल्प बी गोलाकार, सी समतल प्लेन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है समतल तरंगाग्र।
अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों से उत्पन्न तरंगाग्र समतल होता है। उसमें अनेक समतल रेखाएं, अनेक समानांतर समतल रेखाएं समतल तरंगाग्र में होती हैं, जो कि प्रकाश गमन की दिशा के लंबवत होती हैं। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे प्रायः सभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यह भी तरंगाग्र से ही रिलेटेड है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो एक समतल तरंगाग्र, क्वेश्चन नंबर 4, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? ए गोलीय तरंगाग्र का, बी बेलनाकार तरंगाग्र का, सी ए एवं बी दोनों, मतलब गोलीय तरंगाग्र का एवं बेलनाकार तरंगाग्र का, और विकल्प डी कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा गोलीय तरंगाग्र। एक समतल तरंगाग्र जो कि अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाला तरंगाग्र है, वह गोलीय तरंगाग्र का ही एक भाग है। चूंकि अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से उत्पन्न तरंगाग्र गोलाकार तरंगाग्र ही होता है, लेकिन उसकी वक्रता त्रिज्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए काफ़ी अधिक दूरी पर उस पूरे गोलीय तरंगाग्र जिसकी त्रिज्या बहुत ज़्यादा होगी, उसका बहुत ही छोटा भाग समतल तरंगाग्र के रूप में दिखलाई देता है, समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो एक समतल तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र का ही भाग है। एक गोलीय तरंगाग्र जिसकी वक्रता त्रिज्या काफ़ी अधिक होती है, अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत प्रकाश सूर्य का आकार काफ़ी बड़ा है, तो उससे उत्पन्न तरंगाग्र भी, गोलीय तरंगाग्र भी काफ़ी बड़ा होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, लेकिन अनंत दूरी पर आते आते उसका केवल छोटा भाग ही जो कि समतल होगा, उस गोले का छोटा भाग समतल प्लेन होगा, वह तरंगाग्र उपस्थित रहता है, दिखलाई देता है। तो वह समतल तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संवर्ध स्रोत कोहेरेंट सोर्सेस कहा जाता है जब इनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगों के, विकल्प ए तरंग लंबाई समान हो, तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ अंग्रेजी में समान हो, बी आयाम समान हो, सी तरंग लंबाई समान हो तथा कलांतर नियत हो, डी आयाम एवं तरंग लंबाई समान हो। सही विकल्प होगा तरंग लंबाई भी समान हो, तरंग लंबाई या आवृत्ति समान हो, तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई या आवृत्ति समान हो तथा कलांतर नियत होना चाहिए। कलांतर नियत होना चाहिए। दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न, दो प्रकाश स्रोतों को कला संवर्ध स्रोत कहा जाएगा जब उनसे उत्पन्न प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर, कोण या समय का अंतर समय के साथ नियत हो तथा तरंग लंबाई, आयाम तथा आवृत्ति भी समान हो। तो विकल्प सी इसमें सही उत्तर होगा। दो सदृश स्रोत भी लेकिन अलग अलग स्रोत अगर होंगे तो वह कला संवर्ध स्रोत नहीं होंगे, क्योंकि उनके उत्पन्न तरंगों के, प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ परिवर्तित होगा। इसलिए कला संबद्ध, दो प्रकाश स्रोतों के कला संबद्ध स्रोत होने के लिए यह जरूरी है कि वे दोनों प्रकाश स्रोत एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न हो, जिससे उनसे उत्पन्न प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नहीं बदलेगा, अर्थात नियत रहेगा। अगर दोनों स्रोत सदृश भी हैं लेकिन अलग अलग स्रोत से उत्पन्न होंगे तो उनसे उत्पन्न, उन दोनों स्वतंत्र स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर कभी भी समय के साथ नियत नहीं रह सकता, वह परिवर्तनशील ही होगा। तो अतः प्रकाश के दो प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है जब इनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगों के, ऑप्शन सी, तरंग लंबाई समान हो तथा कलांतर नियत हो। कलांतर नियत होना बिल्कुल जरूरी है, तब जाकर के दो प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाएगा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पतले फिल्म या झिल्ली थीन फिल्म के रंग का कारण है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी आवृत्ति, सी एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकीर्णन, बी को प्रकाश का व्यतिकरण, ये व्यतिकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण यहाँ होना चाहिए, प्रकीर्णन व्यतिकरण, सी विवर्तन तथा डी ध्रुवन, सी प्रकाश का विवर्तन एवं डी प्रकाश का ध्रुवन। इसमें सही उत्तर होगा प्रकाश का व्यतिकरण, बी विकल्प सही है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतला फिल्म, जैसे जल के ऊपर अगर तेल को छिड़क दिया जाए, तेल गिरा दिया जाए, या साबुन की फिल्म, तो वह सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में रंगीन दिखाई देती है। उसका कारण है कि पतले फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों से प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण, अध्यारोपण के कारण, तो वह घटना प्रकाश के अध्यारोपण, दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की घटना को से प्रकाश की परिणामी तीव्रता महत्तम या न्यूनतम पाई जाती है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है।
अर्थात प्रकाश ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण को, जो कि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के कारण होता है, उसको प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तो पतले फिल्म के रंग का कारण है, पतला फिल्म जैसा कि मैंने बतलाया, जल के ऊपर तेल को गिरा दिया जाए या साबुन की फिल्म, तो वह रंगीन दिखाई देती है प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह किसके कारण होता है? व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। उस फिल्म के, पतले फिल्म के ऊपरी पृष्ठ तथा निचले पृष्ठ से प्रकाश के से परावर्तित प्रकाश के अध्यारोपण से, अर्थात व्यतिकरण से यह घटना उत्पन्न होती है। तो पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी? ए विकल्प ए लाल, बी पीला, विकल्प सी है हरा तथा विकल्प डी बैंगनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी? चारों विकल्पों में ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैंगनी। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो उसके लिए किसी माध्यम, जैसे कि यहाँ जल माध्यम है, तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए किसी माध्यम, यहाँ पर जल है तो जल का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अपवर्तनांक जब सबसे कम होगा तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी, वह प्रकाश है लाल रंग का प्रकाश। तो विकल्प ए सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र है V=c/μ। तो चूंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए तरंग लंबाई सबसे अधिक है, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। कॉची का सूत्र से μ वेरीज 1/λ², क्योंकि μ A प्लस कैपिटल B, A प्लस कैपिटल B/λ², अर्थात म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग लंबाई के वर्ग का। μ वेरीज 1/λ²। तो जिस प्रकाश की तरंग लंबाई अधिक होगी तो उसके लिए, उस रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो यहाँ माध्यम जल है, तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक है, तो उसका अपवर्तनांक म्यू सबसे कम होगा। और चूंकि म्यू अपवर्तनांक यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो म्यू का मान, प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा है लाल रंग का, तो म्यू का मान सबसे कम होगा। तो म्यू का मान कम होने से जल में प्रकाश की चाल जो होगी, चूँकि डिनोमिनेटर न्यूनतम है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए डिनोमिनेटर न्यूनतम है, लाल रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होगा, और इससे लाल रंग के प्रकाश की चाल जल में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे अधिक होगी। तो सही विकल्प होगा, विकल्प ए सही है, लाल रंग के प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8, तरंग का कलांतर फाई का पठांतर डेल्टा से संबंध है। विकल्प ए लैम्डा जो प्रकाश की तरंग लंबाई है बटा पाई इंटू फाई कलांतर है। बी π/λ इंटू फाई, सी π/2λ इंटू फाई, डी 2π/λ इंटू फाई। तो तरंगों के बीच कलांतर फाई का पठांतर डेल्टा से संबंध है। तो पठांतर डेल्टा को फाई के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है, तो वह संबंध है सी, λ/2π इंटू फाई। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता था, मैंने अर्थात फाई को कलांतर फाई को तरंगों के बीच तरंग प्रकाश, यहाँ पर तो प्रकाश तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंगों के केस में भी व्यतिकरण की घटना होती है। ध्वनि तरंगों के केस में भी अध्यारोपण का सिद्धांत वहाँ भी होता है, व्यतिकरण की घटना भी होती है दो ध्वनि तरंगों के लिए। तो किसी भी तरंग के लिए अध्यारोपण या व्यतिकरण, तो यहाँ तो हम चूँकि प्रकाश चैप्टर में इसको डिस्कस कर रहे हैं, तरंग प्रकाश की में, तो यहाँ पर प्रकाश तरंगें ही हैं, लेकिन ध्वनि तरंगों का भी व्यतिकरण होता है। तो वहाँ पर भी फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर प्रकाश तरंग के लिए है, तरंगों के लिए है। तो अब प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर फाई को पठांतर के रूप में व्यक्त करना है, तो फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा। यहाँ डेल्टा क्या है? पठांतर है दो प्रकाश तरंगों के बीच में इस प्रश्न में। तो वह सूत्र है फाई = 2π/λ इंटू डेल्टा, जहाँ डेल्टा क्या है? पठांतर है। पठांतर क्या है? दो तरंगों के बीच दूरी का अंतर है। और फाई क्या है? दो तरंगों के बीच में कलाकोण का अंतर है फाई।
कलांतर को कौन या समय के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है, प्रायः पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में कि फाई, इस फॉर्मूला को भी फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा, लेकिन यहाँ पर डेल्टा को फाई के टर्म में पूछा गया है। संबंध कलांतर और पठांतर के बीच में ही है, लेकिन यहाँ कलांतर को फाई को, यहाँ पर पठांतर डेल्टा को फाई के रूप में सभी में व्यक्त है। विकल्प डी में है 2π/λ इंटू फाई। अगर यह डेल्टा होता 2π/λ इंटू डेल्टा तो यह फाई के इक्वल हो जाता, जो कि यहाँ पर यह प्रश्न यह पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा को, पठांतर डेल्टा को फाई के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसलिए चूंकि फाई बराबर 2π/λ इंटू कलांतर, इसलिए डेल्टा इक्वल टू पठांतर हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। इसलिए डेल्टा इक्वल्स टू λ/2π इंटू कलांतर। तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा सी, कि तरंग का कलांतर फाई का पठांतर डेल्टा से संबंध है। कौन? डेल्टा बराबर पठांतर डेल्टा इक्वल टू λ/2π इंटू कलांतर। और फाई को दूसरे प्रश्न में अगर वैसा भी प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे आप सभी, कि फाई इक्वल टू कलांतर फाई बराबर 2π/λ इंटू पठांतर। दोनों में से एक प्रश्न वेव तरंग प्रकाशिकी से किसी न किसी बोर्ड की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं हर साल। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, डेल्टा बराबर पठांतर डेल्टा इक्वल टू λ/2π इंटू कलांतर फाई। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है। विकल्प ए बीटा। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा संकेत से सूचित किया जाता है। बीटा से चाहे कैपिटल एक्स के ऊपर बार डैश देकर एक्स बार, कैपिटल एक्स के ऊपर एक लाइन खींचकर जिसे एक्स बार पढ़ा जाता है, तो दोनों संकेत होता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का, बीटा या एक्स बार। तो यहाँ पर बीटा है प्रश्न में, तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है विकल्प ए बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। बी विकल्प बी है बीटा इक्वल टू डी बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी लैम्डा। सी बीटा इक्वल टू स्मॉल डी लैम्डा बाई डी। और विकल्प डी है बीटा इक्वल टू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी लैम्डा। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट VVI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है, जिसे प्राय सभी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। बीटा इक्वल टू सही विकल्प इसमें होगा बीटा इज फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। विकल्प ए सही है, जहाँ स्मॉल डी क्या है? दो रेखा चित्रों के बीच की दूरी है, या दो आभासी स्रोतों के बीच की दूरी है S1 S2 के बीच। लैम्डा प्रकाश की तरंग लंबाई है, एक वर्णीय प्रकाश की तरंग लंबाई, और कैपिटल डी दोनों रेखा चित्रों या दोनों आभासी स्रोतों के तल से पर्दा की दूरी है कैपिटल डी। यदि इसी प्रश्न को अगर यहाँ पर 2D भी रहता नीचे में, दो रेखा चित्रों के बीच की दूरी को 2D भी ले लिया जाए, 2 स्मॉल डी, तो वह विकल्प भी सही होता। लेकिन यहाँ दोनों रेखा चित्रों के बीच की दूरी को स्मॉल डी लिया गया है इस प्रश्न में, इसलिए विकल्प ए सही है। अगर 2D भी किसी दूसरे प्रश्न में डी की जगह 2D भी हो तो वह भी सही विकल्प होगा। 2 स्मॉल डी हो तो वह दो रेखा चित्रों के बीच की दूरी को 2D भी माना जाता है और स्मॉल डी भी माना जाता है। तो यहाँ पर एक विकल्प ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 10, यंग के प्रयोग में इस प्रश्न पर आधारित, इस सूत्र पर आधारित बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी पर आधारित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ आंकिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, यंग के प्रयोग में यदि दो रेखा चित्रों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई ए दोगुनी होगी, बी आधी होगी, सी अपरिवर्तित एवं डी √2 गुना बढ़ जाएगी। तो यंग के प्रयोग में रेखा चित्रों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए? आधी कर दिया जाए। यहाँ पर ऊपर में ही सूत्र है फ्रिंज चौड़ाई का बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो इस दोनों रेखा चित्रों के बीच की दूरी को स्मॉल डी संकेत से यहाँ सूचित किया गया है, या आधी कर दी जाए, मतलब डी की जगह d/2 कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज चौड़ाई बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा d/2 और 2 पर चला जाएगा तो 2 लैम्डा d/d दैट इज 2 बीटा डैश इक्वल टू 2 बीटा, चूँकि बीटा लैम्डा कैपिटल डी लैम्डा बाई डी है। तो निश्चित रूप से इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि यंग के प्रयोग में, यंग के द्विक्षेत्र प्रयोग में यदि दोनों रेखा चित्रों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई दुगनी हो जाएगी, जैसा कि यहाँ अभी हम लोगों ने देखा इस सूत्र से बीटा इक्वल टू डी कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी से। तो इस ढंग का भी, तो माने इस ढंग का प्रश्न इस सूत्र पर पूछा जा सकता है, या प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ अंक के प्रश्न ही होंगे, 1 अंक के, या 2 अंक के प्रश्न में भी, लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक सूत्र पर बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई डी सूत्र पर। अब क्वेश्चन नंबर 11, यंग का द्विच्छेद प्रयोग में पीले रंग के जगह पर जब लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त हो तो ए विकल्प ए फ्रिंजें अधिक चमकीली होंगी, बी फ्रिंजें कम चमकीली होंगी। फ्रिंज का मतलब धारी होती है, व्यतिकरण धारियाँ जो एकांतर क्रम में चमकीली तथा काली होती है, चमकीली काली चमकीली काली। तो एकांतर क्रम में चमकीली एवं काली धारियाँ पाई जाती हैं, लगातार नहीं, चमकीला उसके बाद काला
उसको व्यतिकरण धारियाँ कहा जाता है, अंग्रेजी में फ्रिंज कहा जाता है। तो यंग का द्विक्षेत्र प्रयोग में पीले रंग की जगह पर जब लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त हो तो विकल्प ए है फ्रिंजें अधिक चमकीली, बी फ्रिंजें कम चमकीली, सी फ्रिंजें चौड़ाई अधिक तथा डी कम हो जाती हैं। तो लाल रंग की जगह पर पीले रंग की जगह पर लाल रंग का प्रयोग कर दिया जाए यंग का द्विक्षेत्र प्रयोग में, तो फ्रिंज क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, घटेगी, चमकीली होगी, अधिक कम होगी। तो यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश पीले, हम जानते हैं कि यंग का द्विक्षेत्र प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत का उपयोग होता है जो कि पीले रंग का प्रकाश, जिससे पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन उसके जगह पर लाल रंग का प्रकाश जब प्रयुक्त होगा तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई पीले रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई से अधिक होती है, तो लैम्डा का मान अधिक हो जाएगा। और सूत्र में स्पष्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 में बीटा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पर लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा, पीले रंग के प्रकाश की जगह लाल रंग रखने पर लैम्डा का मान बढ़ जाएगा। और बीटा किसके समानुपाती है, लैम्डा के, लैम्डा ऊपर में ही है, तो बीटा समानुपाती है लैम्डा के। अगर कैपिटल डी दोनों रेखा चित्रों के तल से पर्दे की दूरी नियत रहे तथा डी भी नियत है, दो रेखा चित्रों के बीच की दूरी, तो बीटा समानुपाती है लैम्डा के। तो लैम्डा का मान अधिक होगा लाल रंग के लिए, तरंग लंबाई बढ़ जाएगी, तरंग लंबाई का मान बढ़ जाएगा लाल रंग के प्रकाश के लिए, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान भी बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो फ्रिंज चौड़ाई यहाँ पर क्या होगी, विकल्प इसमें फ्रिंज चौड़ाई अधिक हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, विकल्प सी सही है। तो यंग का द्विक्षेत्र प्रयोग में पीले रंग की जगह पर लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त किया जाएगा तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई अधिक हो जाएगी, अधिक होने से बीटा समानुपाती लैम्डा के है, लैम्डा बढ़ जाएगा, तरंग लंबाई बढ़ जाएगा लाल रंग के प्रकाश के लिए, तो फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, तो फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगी, विकल्प भी यहाँ सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, रचनात्मक व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है फाई बराबर 2n पाई बीटा, और विकल्प ये है फाई इक्वल टू कलांतर का संकेत पहले भी मैंने बताया है इस वीडियो में, कलांतर फाई इक्वल टू 2n पाई, बी फाई बराबर 2n + 1 इंटू पाई, सी फाई इक्वल टू n पाई एवं डी फाई इक्वल टू n + 1 पाई। सही विकल्प होगा फाई इक्वल टू 2n पाई। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फाई इक्वल टू 2n पाई तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई इक्वल टू 2n - 1 इंटू पाई या 2n + 1 इंटू पाई। तो विनाशी व्यतिकरण की शर्त होगी, लेकिन रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फाई बराबर 2n पाई। अब क्वेश्चन नंबर 13, वायु में या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में, माध्यम कांच है, प्रकाश की चाल होगी, ए विकल्प है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा डी 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। इसे यूपी स्टेट बोर्ड की परीक्षा में तथा उत्तराखंड स्टेट बोर्ड की 12वीं परीक्षा में सेम प्रश्न दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और अदर बोर्ड्स की परीक्षाओं में भी इस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है डाटा चेंज रहे, माध्यम का अपवर्तनांक अलग रहे, निर्वात की चाल तो वही होती है। तो इसका सही विकल्प होगा, इसके लिए सूत्र है प्रकाश की चाल v = c/μ, v = माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल c, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम कांच है 1.5 है, तो 3 × v बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब कांच में प्रकाश की चाल, c बराबर c/μ, सी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, और म्यू कांच का अपवर्तनांक भी दिया है 1.5 माध्यम का, तो 1.5 से 3 कैंसिल होकर 2 टाइम्स, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। तो इसे सही विकल्प होगा इसमें 2 × बी, विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी में ही 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 14, निर्वात में प्रकाश की तरंग लंबाई 6400 एंगस्ट्रम है, जल जिसका अपवर्तनांक भी दिया है n = 4/3 या 1.33 में प्रकाश की तरंग लंबाई होगी, तरंग दैर्घ्य होगी। विकल्प ए 1600 एंगस्ट्रम, विकल्प बी 4800 एंगस्ट्रम, विकल्प सी 6400 एंगस्ट्रम, डी 8532 एंगस्ट्रम। और इस प्रश्न को भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे यूपी बोर्ड की परीक्षा में दो बार लगातार पूछा गया, 2011 एवं 12 में, जहाँ तक मुझे याद है। तो और बिहार बोर्ड में भी इस ढंग का प्रश्न 2012 में एग्जाम में पूछा गया, और अदर बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी इस ढंग का प्रश्न पूछा जाता है, मान में अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की तरंग लंबाई दी है 6400 एंगस्ट्रम है, जल में प्रकाश की तरंग लंबाई क्या होगी, तो इसके लिए एक सूत्र है माध्यम परिवर्तन होने पर तरंग लंबाई, प्रकाश की तरंग लंबाई किस ढंग से परिवर्तित होगी। तो उसके लिए सूत्र है लैम्डा डैश = λ/n, जहाँ n अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक है, और लैम्डा प्रकाश की तरंग लंबाई है निर्वात में,
या हवा में, जबकि लेमडा डैश उस माध्यम में है जिस माध्यम में प्रकाश निर्वात के बाद जिस माध्यम में प्रकाश गुजरती है निर्वात से, तो वह माध्यम है, उसमें प्रकाश की तरंग लंबाई लेमडा डैश है। तो यहाँ पर जो निर्वात में प्रकाश की तरंग लंबाई दिया है 6400 एंगस्ट्रम, तो लेमडा की जगह 6400 एंगस्ट्रम हो गया, 6400 एंगस्ट्रम। और प्रकाश की थी जल माध्यम कौन है, जल है, उसका अपूर्णांक कितना है 4/3, 4/3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 ऊपर चला जाएगा, 6400 एंगस्ट्रम, 6400 गुने 3/4 नीचे एंगस्ट्रम। अब 6400 4 से कैंसिल होकर के 1600 हो गया, तो 1600 गुने 1600 गुना कितना 3 ऊपर चला आया, 4/3 जल का अपूर्णांक है। तो 16 गुने 3 कितना हो गया 48, 16 3 जा 48, तो और 2 0 है तो 4800 उत्तर होगा 4800 एंगस्ट्रम, 4800 एंगस्ट्रम या 4800 एंगस्ट्रम। तरंग लंबाई क्या देख रहे हैं, तरंग लंबाई में क्या कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी थी 1600 एंगस्ट्रम थी, लेकिन जल में जिसका अपूर्णांक n = 4/3 है, हवा के मुकाबले जल सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में प्रकाश जब गई तो उसकी तरंग लंबाई परिवर्तित होकर कितनी हो गई, बढ़ करके 4800 एंगस्ट्रम हो गई, जो कि सॉरी निर्वात में प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी है 6400 एंगस्ट्रम है, और माध्यम में परिवर्तन के कारण उसकी तरंग लंबाई घट करके कितनी हो गई 4800 एंगस्ट्रम हो गई। अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाती है, और तरंग लंबाई का मान भी 6400 एंगस्ट्रम से घट करके 4800 एंगस्ट्रम हो गया। तो यह भी प्रश्न हो सकता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम में प्रकाश की तरंग लंबाई घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित होती है। वैसा प्रश्न भी बिहार बोर्ड में चाहे अदर बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ सही उत्तर होगा इसमें कि निर्वात में प्रकाश की तरंग लंबाई 6400 एंगस्ट्रम है, तो जल जिसका अपूर्णांक n = 4/3 है में प्रकाश की तरंग लंबाई होगी कितनी होगी 4800 एंगस्ट्रम, 1600 × 3 दैट इज 4800 एंगस्ट्रम। सूत्र लेमडा डैश = λ/n का उपयोग करने पर, यहाँ लेमडा हवा में निर्वात में प्रकाश की तरंग लंबाई है तथा n उस माध्यम का जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रही है निर्वात से, उस माध्यम का अपूर्णांक है। तो 4800 एंगस्ट्रम सही उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आंतरिक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ, और विकल्प भी सही है। तरंग लंबाई घट जाती है जब प्रकाश तरंग या प्रकाश किरण निर्वात से अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और प्रकाश की चाल भी घटती है सघन माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेम प्रश्न है, केवल डाटा चेंज है, लेकिन चूँकि इसे एक अन्य बोर्ड बिहार बोर्ड में पूछा गया था 2012 में, तो इसलिए कभी कभी सेम प्रश्न भी पूछ देता है बोर्ड में, तो इसलिए बोर्ड की परीक्षाओं में, तो इस कारण से इसे शामिल कर दिया। अदरवाइज तो डाटा चेंज करके आप लोग खुद भी इस फार्मूला का उपयोग करके यूज करके सॉल्व कर ही सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी इसे मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें शामिल किया है इस प्रश्न को इस वीडियो में। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग लंबाई का तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग लंबाई तरंग दैर्घ्य होगा A 4000 एंगस्ट्रम, B 4500 एंगस्ट्रम, C 6000 एंगस्ट्रम और D 9000 एंगस्ट्रम। सेम प्रश्न है जो कि यूपी बोर्ड में 2 बार पूछा गया, और इसे भी बिहार बोर्ड में पूछा गया 2012 में इस एग्जाम इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 15 जिसे मैंने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर भी उसी फार्मूला का यूज कर दिया जाए, लेमडा डैश = λ/n। तो यहाँ पर प्रकाश की तरंग लंबाई 6000 एंगस्ट्रम है निर्वात में, एक वर्णीय प्रकाश की तरंग लंबाई 6000 एंगस्ट्रम यहाँ दिया है प्रश्न में। ऐसे एक वर्णीय प्रकाश पीले रंग का प्रकाश की तरंग लंबाई 5890 एंगस्ट्रम, 5893 औसत मान, चूँकि 2 तरंग लंबाई का प्रकाश पीले रंग का प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश से पीले रंग का प्रकाश से उत्सर्जित होता है 5890 एंगस्ट्रम और तथा 5896 एंगस्ट्रम। तो औसत मान उसका तरंग लंबाई का, दोनों तरंग लंबाइयों का औसत 5893 एंगस्ट्रम होगा। तो यहाँ पर भी 6000 एंगस्ट्रम, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे पीले रंग के प्रकाश की, लेकिन एक वर्णीय प्रकाश रेंज हो सकता है थोड़ा। तो निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग लंबाई का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य होगा, 4 विकल्प थे इसमें दिए हैं, A = 4000 एंगस्ट्रम, B 4500 एंगस्ट्रम, 4500 एंगस्ट्रम, C 6000 एंगस्ट्रम, D 9000 एंगस्ट्रम। तो इसके लिए फिर फार्मूला सूत्र लेमडा डैश, जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रही है उस माध्यम में प्रकाश की तरंग लंबाई λ/n, और लेमडा कितना है 6000 एंगस्ट्रम है निर्वात में, 6000 एंगस्ट्रम है, और अपूर्णांक दिया हुआ है
अपूर्णांक है जल का, जल में प्रवेश कर रही है प्रकाश किरण। इसमें इसके प्रीवियस प्रश्न में प्रकाश किरण जल में प्रवेश की थी। यहाँ पर इस प्रश्न में प्रकाश प्रवेश कर रही है उस माध्यम में जिसका अपूर्णांक 1.5 है, तो कांच का अपूर्णांक 1.5 होता है। तो इस प्रश्न में एक वर्णीय प्रकाश कांच में प्रवेश कर रही है जिसका अपूर्णांक 1.5 है, तो n की जगह 1.5 रखेंगे। अब 1.5 से 6000 कैंसिल हो गया। यहाँ एक अंक पर डिसमल है नीचे, तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई होकर 60,000 हो जाएगा, और 15 से 60,000, 15 से 60,000 कैंसिल होकर के 4000 हो जाएगा, तो 4000 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर भी प्रकाश की तरंग लंबाई घट गई। जब प्रकाश निर्वात से सघन माध्यम, जो कि जल की अपेक्षा भी सघन माध्यम अधिक है, कांच, उसमें प्रवेश किया, तो तरंग लंबाई, प्रकाश की तरंग लंबाई उस अपूर्णांक वाले माध्यम में जिसका अपूर्णांक 1.5 है, अर्थात कांच में 6000 एंगस्ट्रम निर्वात में था, घट करके 4000 एंगस्ट्रम में हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के जाने पर सघन माध्यम में प्रकाश की तरंग लंबाई घट जाती है, स्पष्ट है। तो सही विकल्प इसमें होगा 4000 एंगस्ट्रम। विकल्प ए है 4000 एंगस्ट्रम, यह सही उत्तर होगा 4000 एंगस्ट्रम। और इस प्रश्न को, जैसा कि मैंने कहा, बिहार बोर्ड की परीक्षा 2012 में, 12वीं परीक्षा 2012 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया था, जबकि इसके प्रीवियस प्रॉब्लम को 14 को यूपी बोर्ड में 2 बार लगातार पूछा गया, 11 तथा 12 में। अब MCQ नंबर 16, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई विकल्प ए घटती है, विकल्प बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है तथा डी कोई नहीं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस 14 और 15 में जिस फॉर्मूला का यूज किया, जब प्रकाश की किरण निर्वात से क्वेश्चन नंबर 14 में जल में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग लंबाई घट गई थी, प्रॉब्लम था। उन्होंने सूत्र का यूज करके उसे ऑब्टेन किया था कि जल में कितनी तरंग लंबाई होगी। और क्वेश्चन नंबर 15 में प्रकाश निर्वात से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग लंबाई भी घट जाती है, 6000 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम उसका मान हो गया था प्रकाश की तरंग लंबाई का निर्वात से कांच में प्रवेश करने पर। तो उसी पर आधारित यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे प्रायः 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी 2 बार इसे पूछा जा चुका है, तथा अदर बोर्ड्स में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है। हम लोगों ने सूत्र से देख चुका है, हम लोगों ने देखा है इसे सूत्र से, तो ऑप्शन ए सही है, घटती है। प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसकी तरंग लंबाई घटती है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ए तरंग लंबाई, बी आवृत्ति, सी चाल तथा डी आयाम। तो सही उत्तर होगा आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है या अपवर्तित होता है तो बाकी सभी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, तरंग लंबाई भी, चाल भी, लेकिन आवृत्ति नियत होती है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यह एक वस्तुनिष्ठ आंकिक प्रश्न है, जिसे 1 अंक के अलावा 2 अंक के प्रश्न में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि व्यतिकरण करने वाली 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है विकल्प ए 4:3, 4:3, बी 49:1, सी 25:7, डी 256:81। और यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, जिसे 1 अंक के अलावा बहुविकल्पीय प्रश्न में 1 अंक के अलावा 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है, जैसे कि बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड में भी कई बार, उत्तराखंड बोर्ड में भी इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया है, तथा अदर बोर्ड्स में भी, अदर स्टेट बोर्ड्स में भी इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, आई मैक्स, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आई मैक्स बाई आई मीन इक्वल्स टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो या √I मैक्स बाई आई मीन, जहाँ आई मैक्स महत्तम तीव्रता है, 2 प्रकाश तरंगों
दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगें जो व्यतिकरण करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो पहले प्रकाश की तीव्रता अगर I1 माना जाए तथा दूसरे प्रकाश की प्रकाश तीव्रता I2 माना जाए तो I मैक्स होगा √I1/I2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर I1/I2 का अनुपात कितना है? I1/I2 16/9 है, इसलिए महत्तम तीव्रता I max/I min क्या हो जाएगा? √I max अपॉन I min = √I1/I2 का होल स्क्वायर I1/I2 पूरा रूट के अंदर होगा दोनों, जिसे √I1 + √I2 का होल स्क्वायर से ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाई √I1 - I2 √I2 का होल स्क्वायर। तो I2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आ सकता है √I1/I2 + 1 का होल स्क्वायर बटा √I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर, पूरा रूट -I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर पूरे रूट में होगा। दैट इज √I1 + I2 का होल स्क्वायर बटा √I1 - I2 का होल स्क्वायर। I2 से न्यूमरेटर I2 में से दोनों न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड कर दें तो I1/I2 + I2/I2 1 हो जाएगा। तो √I1 + I2 + 1 का होल स्क्वायर बटा √I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ I1/I2 कितना है प्रश्न में? 16/9 है, तो यहाँ पर 16/9 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा √I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर। तो 16/9 - 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी हो गया। तो 16/1 √I1/I2 है, √I1 प्लस √I2 है, तो यहाँ पर √I1 + I2 √I1/I2 + 1 +1 - 1 दोनों रूट के बाहर होगा, क्योंकि √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है I मैक्स और I min √I1 -√I2 का होल स्क्वायर। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √I2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट हो जाएगा √I1/I2 + 1 रूट से बाहर होगा का स्क्वायर बटा √I1/I2 और √I2/√I2 दैट इज 1 हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर I1/I2 कितना है? 16/9 है, तो 16/9 करने पर यहाँ पर 3/4 हो जाएगा रूट उसका, तो 3/4 + 1 का स्क्वायर और नीचे में √3/4 -1 का होल स्क्वायर। फिर 16/9 रखेंगे I1/I2 की जगह तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 - 1 का स्क्वायर, ऊपर में 3/4 16/9 का वर्गमूल हो गया 3/4, तो 3/4 + 1 का स्क्वायर बटा √3/4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 3/4 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + 4/4 दैट इज 7/4 का होल स्क्वायर बटा नीचे में अब √I1/I2 का मान हो गया कितना? फिर 4/3 16/9 रखने पर I1/I2 का रेशियो दिया है 16/9, तो नीचे भी 4/3 - 1 का स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा 16/9 दैट इज 4/3 + 1 का स्क्वायर, तो 4 + 3/3 का होल स्क्वायर बटा 4/3 - 1 का स्क्वायर है, तो 4/3 √I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर है, तो I1/I2 16/9 दैट इज 4/3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 3/3 का होल स्क्वायर, तो 4 - 3 1/3 का होल स्क्वायर और ऊपर कितना बचेगा? 4/3 16/9 4/3 + 1 का स्क्वायर दैट इज 4 + 3/3 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 4 + 3 7 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर और नीचे में 4/3 - 1 का होल स्क्वायर का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया कितना? 4 + 3 7 का स्क्वायर बटा नीचे में 4 - 3 दैट इज 1 का स्क्वायर, तो 7² / 1² दैट इज 49/1, तो विकल्प 20 में सही है 49/1। तो यह 2 अंक के प्रश्न भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर इसको मैंने बस 19 प्रश्न में इसको शामिल किया। और एक और फार्मूला है I max/I min = A1 + A2 एम्पलीट्यूड का फर्स्ट पहली प्रकाश किरण का आयाम A1 है, दूसरी का A2 है, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो आयाम हो जाएगा कितना? आयाम हो जाएगा इसका 16/9 है तीव्रता, तो आयाम हो जाएगा कितना?
आयाम हो जाएगा आयाम ए तीव्रता आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है, तो ए इक्वल टू रूट अंडर आई, ए समानुपाती रूट अंडर आई, तो आयाम A1/A2 हो जाएगा रूट अंडर 16/9 4/3। तो फिर फार्मूला उसी ढंग से रूट अंडर A1 आई मैक्स बाई आई मीन इक्वल टू A1/A2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। फिर A2 से अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में A1/A2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा A1/A2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो A1/A2 तो यहाँ 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4/3 का स्क्वायर -1। तो फिर सॉल्व करने पर रिजल्ट इतना 49:1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, दो कला संबद्ध एक वर्णी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रता कैपिटल आई एवं 4i है अध्यारोपित हैं, परिणामी प्रकाश पुंज की महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। कितना अनुपात है? A 9i एवं i, B 3i एवं 5i, 3i एवं 5i, विकल्प सी है 9i एवं i और 9i एवं i, और विकल्प डी है 3i एवं 9i। तो यहाँ भी उसी फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, और इस प्रश्न को भी उत्तराखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड, 12th बोर्ड में तथा IIT में भी पूछा जा चुका है। यह भी एक इस टाइप के प्रश्न, इसी टाइप का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 था। तो यहाँ पर भी अब देख सकते हैं हम कि तीव्रता का अनुपात क्या है। दो कला संबद्ध एक वर्णी प्रकाश जिनकी तीव्रता कितनी है? I एवं 4i है, अध्यारोपित होती हैं, परिणामी पुंज की महत्तम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता। तो यहाँ पर भी फार्मूला हम I मैक्स, आप लोगों की सुविधा के लिए इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। I मैक्स बाई आई मीन, हो सकता है मौखिक रूप से करने पर आप लोगों को समझ ना आए उतना। तो I मैक्स बाई आई मीन क्या होगा? रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। यही होता है I मैक्स बाई आई मीन। डेट इज I1 प्लस I2 का रूट अंडर I1 प्लस I2 का रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। इसका अब इसे स्क्वायर किया जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर I1 का स्क्वायर I1 प्लस रूट अंडर I2 का स्क्वायर I2 प्लस 2 रूट I1 I2 अपॉन रूट अंडर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर I1 माइनस I1 प्लस I2 रूट अंडर I1 का स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो रूट अंडर I1 का स्क्वायर I1 हो गया, रूट अंडर I2 का स्क्वायर I2 हो गया, माइनस 2I1 I2 है। तो एक दिया हुआ है यहाँ पर कि दो कला संबद्ध एक वर्णी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रता एक I है, दूसरा 4i है। I1 की जगह कितना हो गया? I1 की जगह I हो गया, I2 की जगह 4i हो गया, प्लस 2 रूट अंडर I1 की जगह I इंटू 4i, दैट इज I इंटू आई स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट i हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4i प्लस i दैट इज 9i, और यहाँ पर हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 4i, और यहाँ पर 2 रूट अंडर I1 की जगह I2 की जगह 4i, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और i स्क्वायर का स्क्वायर रूट i दैट इज 2i फिर बाहर हो गया, तो 4i माइनस 2 4i इंटू 2 पहले बाहर है, और यहाँ पर रूट अंडर 4i स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2i होगा। तो 2 इंटू 2 4i माइनस प्लस 4i माइनस 4i कैंसिल, नीचे i बचेगा, और ऊपर में i प्लस 4i या प्लस 2, अब 4 वर्गमूल है 4i स्क्वायर दैट इज 2i, तो दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4i प्लस 4i 8i प्लस i दैट इज 9i बटा i। तो सही विकल्प होगा इसमें 9i एवं i, विकल्प ए इसमें सही हो गया। ये हो गया 9i, I मैक्स हो गया 9i, और I मीन हो गया कितना? I मीन हो गया फार्मूला से रूट अंडर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, I मीन हो गया कितना? केवल बचा, यहाँ तो रेशियो ले लिया है, लेकिन अलग अलग भी निकाल सकते थे। I मैक्स इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस I2 स्क्वायर, रूट अंडर I2 स्क्वायर, I मीन रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 स्क्वायर। और इसी फार्मूला के आधार पर इसे भी सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 को 16/9 था I1/I2, यहाँ रेशियो ही दे दिया गया था I1/I2 16/9। तो I मैक्स बाई आई मीन निकालना था, तो I मैक्स बाई आई मीन, यहाँ रेशियो, यहाँ तो दोनों महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता निकालना था, अनुपात हमने कर दिया। अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9i/i दैट इज 9/1 हो जाएगा। यहाँ दोनों तीव्रता का मान निकालना था, और यहाँ पर रेशियो है, तो I मैक्स बाई आई मीन, फिर यही फॉर्मूला रूट अंडर I1 प्लस I2 का रूट अंडर I2 का स्क्वायर बाई रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का स्क्वायर, या रूट I1 की जगह हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर होता है। I इक्वल टू एम्पलीट्यूड जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है।
ए स्क्वायर क्या हो गया, ए क्या हो गया, रूट अंडर आई हो गया। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है रूट आई है तो यहाँ पर A1 हो गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ I1/I2 16/9 है तो A1/A2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16/9 दैट इज 4/3 हो जाएगा। A1/A2 4/3 हो जाएगा। तो उसका भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई रूट अंडर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर बटा 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर 49। अब 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 49/1। और उससे भी आसानी से निकल गया जिस फॉर्मूला का यूज किए थे। और यहाँ पर हमने किया रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मीन इक्वल टू रूट अंडर I1 बाई रूट अंडर I2 का स्क्वायर प्लस बटा रूट अंडर I1 माइनस I2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर I2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म में। तो रूट अंडर I1 बाई I2 हो जाएगा, रूट अंडर I1 बाई I2। और यहाँ रूट I2 बाई रूट I2 1 हो गया, 1 स्क्वायर बटा हो गया कितना, बटा इसके प्रीवियस प्रश्न जिसको मैंने मौखिक रूप से बताया उसे सॉल्व करके भी बतला रहा हूँ। फॉर्मूला लिखा था उसका हमने, रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मीन रूट अंडर I1 प्लस I2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर I1 बाई I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 माइनस 1 रूट के बाहर है क्योंकि रूट अंडर I2 से डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पर ये तो अपॉन रूट अंडर फिर नीचे में हो जाएगा रूट अंडर I1 बाई I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर रूट अंडर I1 प्लस I2, I1 बाई I2 कितना है 16/9। तो रूट अंडर 16/9 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 16/9 माइनस 1 का स्क्वायर। 16/9 कितना हो गया, रूट अंडर 16/9 4/3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर। 4/3 प्लस 1 दैट इज एलसीएम 3 हो गया, 4 प्लस 3 7 न्यूमरेटर में 7/3 का होल स्क्वायर और नीचे में 4 एलसीएम 3 होगा तो 4 माइनस 3 दैट इज 1/3 का स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर न्यूमरेटर कैंसिल हो गया तो 7 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर दैट इज 49/1। तो आई मैक्स बाई आई मीन कितना हो गया 49 रेशियो आई मीन इक्वल टू 49:1। तो ये सही विकल्प था। ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमने सॉल्व किया थे बतलाया था, उसको केवल फार्मूला लिखा था, उसके बाद मौखिक रूप से यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखला दिया दोनों ढंग से। एम्पलीट्यूड क्या अभी I1 बाई I2 16/9 है तो A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 बाई I2। क्योंकि आई भरी जाए जिनके प्रकाश की तीव्रता आयाम के समानुपाती होती है तो आयाम प्रकाश की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती होगा। तो I1 बाई I2 16/9 है तो A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 बाई I2 दैट इज रूट अंडर 16/9 दैट इज 4/3। अब इसी फॉर्मूला में रूट अंडर I1 बाई I2 है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है A1 बाई A2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा रूट अंडर I1 बाई I2 की जगह A1 बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, इसमें इन दोनों प्रॉब्लम में थोड़ी देर लग गई लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि समझना भी जरूरी है। केवल ऐसे ही टिक लगा देने से तो मैं लगा देता 1 मिनट में ही कर देता, मुझे याद भी था आंसर। तो क्वेश्चन 19 दो कला संबद्ध एक पढ़नी, ये क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प ए सही होगा, 9i एवं i जो कि मैंने उसे मिटा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 ब्रूस्टर का नियम है, ए म्यू इक्वल टू साइन IP, बी म्यू इक्वल टू कॉस IP, सी म्यू इक्वल टू टेन IP, डी म्यू इक्वल टू टेन इनवर्स IP। तो सही आंसर है म्यू इक्वल टू टेन IP, विकल्प सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है पोलराइजेशन ऑफ लाइट से संबंधित। तो प्रकाश का ध्रुवण संबंधित ब्रूस्टर का नियम है कि माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के टेंजेंट स्पर्शज्या के बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक हो गया म्यू सघन माध्यम का। तो जब प्रकाश की किरण हवा से किसी पारदर्शी माध्यम, कांच है, कांच का पृष्ठ है या जल है, पारदर्शी माध्यम उसमें प्रवेश करती है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आपतन कोण, विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित तथा अपवर्तित प्रकाश जो माध्यम में अपवर्तित होगा वह अंशतः ध्रुवित होता है। तो उस विशेष आपतन कोण को, पारदर्शी पृष्ठ पर प्रकाश किरण के उस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहा जाता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या टेन IP का स्पर्शज्या ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या दैट इज 10 IP के बराबर होता है। तो म्यू इक्वल टू 10 IP, सी यह सही विकल्प है, सही आंसर है इसका। इस प्रश्न का ब्रूस्टर का नियम है म्यू इक्वल टू 10 IP। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस पर प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है कि अगर यदि प्रकाश की किरण हवा से
उस माध्यम में प्रवेश करती है जिसका अपूर्णांक 3/2 है, तो ध्रुवन कोण का मान क्या होगा। अपूर्णांक ही दे दिया है तो ध्रुवन को म्यू इक्वल टू 10 IP, तो IP बराबर 10 इनवर्स म्यू, तो IP इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू का मान 3/2 जो कांच का अपूर्णांक है। सीधे उसे 2 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अपूर्णांक दे देगा, ध्रुवन कोण निकालना है, तो IP हो जाएगा उस सिचुएशन में 10 इनवर्स 3/2 और 10 इनवर्स 1.5। इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। नव क्वेश्चन नंबर 21, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। एक विकल्प ए है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है मिनट में। ए विकल्प है 1/7 मिनट, बी 1 मिनट, सी 10 मिनट, डी 1/2 मिनट। सही विकल्प होगा 1 मिनट। मिनट में 1 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है 1 मिनट। विकल्प बी सही है। इसे बिहार बोर्ड की परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अब क्वेश्चन नंबर 22, किसी दूरबीन के अभिदिशक के द्वारक का व्यास कैपिटल डी एवं प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा हो तो इसकी विभेदन क्षमता ए λ/d, बी कैपिटल D/λ, सी 1.22 D/λ/d और डी विकल्प डी है कैपिटल डी, जहाँ कैपिटल डी क्या है, अभिदिशक का, दूरबीन के दूरदर्शी के अभिदिशक का द्वारक है, बटा 1.22 डी है। तो कैपिटल डी क्या है, दूरबीन के अभिदिशक का द्वारक या व्यास, उसका कहिए व्यास का द्वारक कैपिटल डी है, तो D/1.22 लैम्डा। तो विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा का व्युत्क्रम होता है। विभेदन सीमा होती है दूरबीन की, वह होती है थीटा इक्वल टू 1 पॉइंट, जिसे रेडियन में व्यक्त किया जाता है 1.22 डी λ/d। तो विभेदन क्षमता उसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है विभेदन सीमा का। तो 1 बाई दूरबीन की दूरदर्शी की विभेदन क्षमता 1 बटा दूरबीन की विभेदन सीमा, तो 1 बटा 1.22 λ/d, तो कैपिटल D/1.22 लैम्डा। तो विकल्प डी इसमें सही है। यह प्रश्न इसे इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि दूरबीन का अभिदिशक किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो दूरबीन का अभिदिशक किस पर निर्भर करता है, एक ही टर्म है, या तो 2 चीज़ पर ही निर्भर कर रहा है। एक तो अभिदिशक के द्वारक का एपर्चर का व्यास पर और दूसरा प्रकाश की तरंग लंबाई पर। न यह अभिदिशक की, दूरबीन के अभिदिशक की फोकस दूरी पर निर्भर करता है, न नेत्रिका की फोकस दूरी पर निर्भर करता है, न दूरबीन की लंबाई पर निर्भर करता है, जो कि अभिदिशक तथा नेत्रिका के बीच फोकस दूरी होती है। तो ये केवल निर्भर कर रहा है अभिदिशक के, जहाँ तक अभिदिशक का सवाल है तो अभिदिशक के द्वारक का व्यास पर, उसके समानुपाती है। अगर डी का मान बढ़ेगा अभिदिशक के द्वारक का व्यास, तो दूरबीन की विभेदन क्षमता बढ़ेगी, विभेदन सीमा घटेगी। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। और दूसरा चीज़ पर डिपेंड कर रहा है प्रकाश की तरंग लंबाई पर, दूरबीन की विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता का सूत्र क्या है दूरबीन का, जिसके अभिदिशक के द्वारक का व्यास कैपिटल डी है, तो D/1.22 लैम्डा। अब अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, एक दूरदर्शी के या दूरबीन के अभिदिशक का व्यास 0.1 मिलीमीटर है, प्रकाश की तरंग लंबाई 6000 एंगस्ट्रम के लिए इसकी विभेदन सीमा है। विकल्प ए है 6 × 10⁻⁻5 रेडियन, विकल्प बी है 6 × 10⁻⁻4 रेडियन, विकल्प सी है 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ रेडियन, और विकल्प डी अंतिम विकल्प है 7.32 × 10⁻⁻6 रेडियन। और इस प्रॉब्लम को यूपी बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है। इस ढंग का प्रश्न प्रॉब्लम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो यहाँ पर इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। दूरबीन का विभेदन सीमा निकालना है, विभेदन सीमा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अभिदिशक के द्वारक का व्यास डी वाले दूरबीन तथा प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा वाले प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा के लिए उस दूरबीन की विभेदन सीमा होगी। तो उसके लिए सही उत्तर होगा, विभेदन सीमा होगी कितना, 1.22 λ/d। और यहाँ विभेदन क्षमता था इस प्रश्न में, इसके प्रीवियस प्रश्न में तो विभेदन क्षमता था, तो उसका उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, 1/θ दैट इज D/1.22 लैम्डा। तो अगर प्रश्न विभेदन क्षमता पर आए, विभेदन सीमा के लिए आए, तो विकल्प सी सही होगा। इसी प्रश्न को विभेदन सीमा कर दिया जाए क्षमता की जगह पर, तो विकल्प सी सही होगा। विभेदन सीमा θ = 1.22 λ/d और इसे रेडियन में व्यक्त किया जाता है। लेकिन विभेदन क्षमता दूरबीन का विभेदन सीमा का उल्टा होगा, 1/θ। तो
1/θ करने पर विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर दूरबीन का d/1.22 लेमडा। तो लेमडा इजकल टू इस प्रॉब्लम में विभेदन सीमा मालूम करनी है, इसकी विभेदन सीमा है तो थीटा इजकल टू 1.22 लेमडा अपॉन डी, दैट इज 1.22 लेमडा कितना है, प्रकाश की तरंग लंबाई जो यूज हुआ है 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम है, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बटा डी क्या है, अब जिससे क्या व्यास 0.1 मीटर, 0.1 है। तो यहाँ पर 3 जीरो है, 6000 का में 3 जीरो है और यहाँ -10 है, तो 3 जीरो प्लस 10⁻+3 से 10⁻³ का -3 पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -7 पावर बचेगा। और 0.1 है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा करके, तो एक और पावर 10⁻6 इंटू 10 तो 10⁻6 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 1.22 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 दैट इज 10⁻⁻6। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1.22 से 6 में, तो 6 इंटू 2 12, रिमाइंडर 1, 6 इंटू 2 12 और +1 रिमाइंडर था 13, फिर रिमाइंडर 1 हो गया, 6 इंटू 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7.33 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, यही आंसर हुआ। मतलब ये दूरबीन की विभेदन सीमा है 7.32 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन, -3 भी विकल्प है, 7.3 तो ठीक है वैल्यू, लेकिन पावर 10⁻³ है तो सी विकल्प नहीं हो सकता, विकल्प डी सही है इसमें। 7.32 इंटू 10⁻6 रेडियन उस दूरबीन की अभिदृश्य उस दूरबीन की विभेदन सीमा होगी जिसकी अभिदृश्य का व्यास 0.1 मीटर तथा प्रकाश की तरंग लंबाई, प्रयुक्त प्रकाश जो यूज किया गया प्रकाश उसकी तरंग लंबाई 6000 एंगस्ट्रम है, तो उसकी विभेदन सीमा कितनी हो जाएगी, 7.32 इंटू 10⁻6 रेडियन। तो विकल्प डी सही है, इसे मैंने सॉल्व भी कर दिया। ये विभेदन सीमा का के लिए सूत्र है, दूरबीन की विभेदन सीमा। दूरबीन की विभेदन सीमा अनंत पर स्थित दो खगोलीय वस्तुओं जैसे कि दो ग्रह या 2 तारा है, स्टार्स है, तो वह जो पास होना चाहिए अनंत पर है, लेकिन अनंत पर पास स्थित 2 वस्तुओं अनंत पर है यहाँ से पृथ्वी से, लेकिन आपस में नज़दीक हैं, तो उन दोनों वस्तुओं के द्वारा अनंत पर स्थित 2 वस्तुओं के द्वारा अभिदृश्यक के प्रकाश केंद्र पर बना कोण को उस दूरबीन की विभेदन सीमा कहा जाता है, इसे रेडियन व्यक्त किया जाता है। तो दूरबीन की विभेदन सीमा थीटा हो गया। और विभेदन क्षमता है किसी दूरबीन के द्वारा अनंत पर स्थित 2 वस्तुओं जो कि पास में स्थित हैं एक दूसरे के, तो उनके प्रतिबिंबों को दूरबीन का अभिदृश्यक लेंस किस हद तक अलग अलग कर देगा, उनके प्रतिबिंबों को कितना अलग अलग करके दिखाएगा, उन दोनों वस्तुओं के अनंत पर स्थित दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को, तो उसको दूरबीन की विभेदन क्षमता कहा जाता है। तो अब इसी प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ, हल के साथ, चूँकि यहाँ की प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 23, यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें कि विभिन्न 12वीं स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों को तथा कुछ अन्य प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल किया गया, जो कि आगामी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि प्रायः सभी टाइप के प्रश्नों को शामिल किया गया है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं 12वीं बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में, उसे शामिल किया गया है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी अधिक से अधिक संख्या में न भूलें। थैंक यू वेरी मच।